नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कनाडा में फैले खालिस्तानियों के हिंदू हेट की। कनाडा में बैठकर भारत के पंजाब को अलग करने की साजिशें रच रहे खालिस्तानी आतंकी अब जस्टिन ट्रूडो के देश में मौजूद हिंदुओं को डराने लगे हैं। 3 नवंबर को हिंदू मंदिर पर हमले के बाद भी उनका आतंक कम नहीं हुआ है, क्योंकि अब इन्हीं खालिस्तानियों की धमकी के बाद टोरंटो के कालीबाड़ी मंदिर और त्रिवेणी मंदिर में धार्मिक आयोजनों को रद्द कर दिया गया। खालिस्तानी हिंसा के डर से पुलिस नोटिस के बाद इन मंदिरों में 16 और 17 नवंबर को होने वाले धार्मिक आयोजनों को रद्द कर दिया गया। त्रिवेणी मंदिर ने एक बयान जारी कर कहा है कि उनके मंदिर को आयोजन के समय हिंसक विरोध प्रदर्शनों का खतरा था। लोगों से माफी मांगते हुए मंदिर प्रशासन ने कहा कि हमें बहुत दुख है कि कनाडा के लोग अब कनाडा में हिंदू मंदिरों में आने में असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने कनाडा सरकार से पुलिस सुरक्षा की भी मांग की, लेकिन हर बार की तरह जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई, या कहें जस्टिन ट्रूडो के पास खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार लगातार खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि भारत में कुछ कर पाने में असमर्थ ये खालिस्तानी अब कनाडा में बनाने में लगे हैं। इसी कड़ी में 3 नवंबर को हिंदू मंदिर पर जस्टिन ट्रूडो इन सब चीजों पर आंख मूंदे बैठे हुए हैं। यही नहीं, कनाडा पुलिस पर हिंदू संगठनों को सुरक्षा देने के बदले $70,000 की मांग के भी आरोप लगे हैं। इससे हिंदू संगठन के लोग नाराज हैं और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। कनाडा में मंदिरों और भारतीय राजनयिकों को एक और धमकी खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भी दी थी, जिसने एक वीडियो में 16-17 नवंबर को मंदिरों और भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने की बात कही थी। यही नहीं, उसने अयोध्या राम मंदिर के खिलाफ भी बुरा भला बोला था। ऐसे में सवाल आपको बता देता हूं कि सवाल हमारे क्या हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक कनाडा ऐसे ही खालिस्तानियों की मनमानियों का अड्डा बना रहेगा? कनाडा के मूल निवासी खालिस्तानी मुद्दे पर ट्रूडो के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठा रहे, और आखिर क्यों महज चंद खालिस्तानी वोटों के लिए ट्रूडो अपने देश को नर्क बना रहे हैं? सबसे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। कनाडा में खुलेआम खालिस्तानी हिंदुओं को धमकी दे रही है। आतंकवादियों के डर से हिंदू मंदिरों में कार्यक्रमों को रद्द किया जा रहा है और कनाडा की सत्ता में बैठे जस्टिन ट्रूडो चुपचाप खालिस्तानियों के अत्याचार को देख रही हैं। यही नहीं, जस्टिन ट्रूडो की पुलिस खालिस्तानियों पर लगाम लगाने के बजाय हिंदुओं से सुरक्षा के बदले पैसे मांग रही है, जिससे कनाडा में पैर पसार चुके खालिस्तानियों के बढ़ते हमलों के कारण अब 2 हिंदू मंदिरों को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। आतंकवादियों की धमकी से डर के कनाडा के टोरंटो में त्रिवेणी मंदिर और कालीबाड़ी मंदिर में आगामी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। मंदिरों ने कार्यक्रमों के रद्द करने का फैसला तब लिया जब पुलिस को यहां हिंसा की सूचना मिली। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर हिंदू मंदिरों और भारतीय राजनयिकों पर हमले का ऐलान किया था। पन्नू ने बीते सोमवार यानी 11 नवंबर को एक वीडियो जारी कर 16-17 नवंबर को मंदिरों और भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने की बात कही थी। उसने कहा था कि जो भी आदमी तिरंगे के साथ दिखेगा उसे दुश्मन समझा जाएगा। पन्नू ने कनाडा के हिंदू सांसद चंद्रार्य को भी धमकी दी है और उन्हें कनाडा में हिंदुत्व का चेहरा बताया है। यही नहीं, पन्नू ने अयोध्या के रामलला मंदिर पर भी हमले की बात कही थी और अयोध्या के साथ साथ हिंदुओं के बारे में बुरा भला बोला था। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब खालिस्तानी हमले के कारण कनाडा में इवेंट रद्द हुए हैं। इससे पहले कनाडा में भारत के दूतावास ने बताया था कि सुरक्षा न मिलने की वजह से वह आगामी कार्यक्रम रद्द कर रही है। दूतावास के हिंदू सभा मंदिर पर भी खालिस्तानियों ने हमला किया था, लेकिन अपने देश में हिंदुओं पर होते इन हमलों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उग्र खालिस्तानी प्रदर्शनों और खालिस्तानियों द्वारा भारत के साथ साथ तिरंगे के अपमान पर जस्टिन ट्रूडो चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे अपने मेहमानों से और पूछेंगे कि आखिर ऐसा खालिस्तान में हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हमारे मेहमान भी आ जाएंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि भाई खालिस्तान के प्रेम में आखिर जस्टिन ट्रूडो कितना डूब चुके हैं, कितना खो चुके हैं, या फिर मैं कहूँ अपने होशो आवाज़ जो हैं वो खो चुके हैं, और उसके चलते ये हाल इस वक्त कनाडा का है। तो और खालिस्तान अगर कहीं बनना है तो मैं तो कहता हूँ कनाडा में बना दिया जाए। तो चलिए अभी चलेंगे अपने मेहमानों के पास। कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन्स पर गेस्ट भी आएंगे, क्योंकि हर मुद्दे पर एक जवाब जो है वो आवश्यक है। स्वागत करना चाहूँगा हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारे जो मेहमान हैं, आपके सामने संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। और साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। और रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और चलिए ऑडियो को यहाँ पर चेक कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आचार्य जी आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। ये खालिस्तान का खौफ पैदा करने का प्रयास जो ये कर रहा है, उसके चलते आयोजन रद्द अगर होते हैं तो उसका खामियाजा कैसे उसको भुगतना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, इसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार पूरी सक्षम है जिस प्रकार से कार्य करने के लिए, लेकिन कई प्रकार की बाध्यताएं होती है। विदेश में जो बैठे लोग हैं उनके बहुत सारे संबंध आज भी भारत के अंदर है। अगर सरकार पूरी तरह से कार्य करेगी, हमें पूरी उम्मीद है सरकार कार्य करेगी और इस खालिस्तान के मुद्दे को सबसे पहले तो समझना पड़ेगा खालिस्तान का मुद्दा आरंभ कैसे हुआ इस देश के अंदर, कौन थे इसके जिम्मेदार, किस प्रकार से इस देश के अंदर कैसे कैसे नेताओं को सरपरस्ती दी गई। हर विश्व में भारत में सबको पता ही है, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया जिस प्रकार से अकालियों को कंट्रोल करने के लिए, जिस प्रकार से 1980 के दशक के आरंभ में जिस प्रकार से सारा खेल रचा गया और इस पूरे देश को तोड़ने का कार्य किया गया, और भिंडरावाले से लेकर आज तक जितने भी लोग रहे हैं उस कहीं ना कहीं संबंध वही पूरे विश्व में आज भी स्थापित है। इसके लिए पूरी तरह से सरकारें जिम्मेदार है, राजनीतिक संरक्षण जिम्मेदार है। और ये भयावह स्थिति भारत से तो खत्म हो गई, लेकिन बाहर जाकर उन लोगों को सरपरस्ती जिस प्रकार से मिल रही है और वहां के राजनेता आज जिस प्रकार से ये पैर पसार रहे हैं, उनको भी खाएगा। इस देश का पूरे विश्व का इतिहास है, जिन जिन लोगों ने आतंकवाद को संरक्षण दिया है वो आतंकवाद उन्हीं को खा जाता है, चाहे वो भिंडरावाला हो, चाहे वो लिट्टे हो, चाहे वो विश्व में ओसामा बिन लादेन रहा हो। वो उसने जिन जिन्होंने उनको पैदा किया है उन्हीं को खा के चुका है। और आज जिस प्रकार से कनाडा उन आतंकवादियों को, उन खालिस्तान जो तथाकथित तौर पर अपने को कहते हैं, देखिए कितना सुंदर शब्द जो खालिस का मतलब होता है सच्चा। ये सच्चे की बात जो उपस्थित की गई थी गुरु नानक देव जी से लेकर तमाम दसों गुरुओं ने जिस प्रकार से सनातन की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का प्रयास किया, एक उदाहरण उपस्थित किया कि किस प्रकार से सत्य की रक्षा, सच्चे काम के लिए कार्य करने के लिए खालिस पंथ, सच्चा पंथ जिस प्रकार स्थापित किया गया। लेकिन आज उसी को उन्हीं के कुछ तथाकथित तौर पर मैं कहूँगा उनका कोई सिख से संबंध नहीं है। केवल बगड़ी रख लेना और ये बाह्य रूप से इसको अपना लेना वो केवल सिख नहीं है। तमाम मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार पंजाब के अंदर रहते हैं, आज भी वो परंपरा है, पंडितों के अंदर तक परंपरा है। जो हिंदू वहाँ पंडित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं, बड़े लड़के को आज भी सिख बनाया जाता है और आज भी उस परंपरा का निर्माण किया जाता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन किस प्रकार का जहर पिछले करीब 40 सालों में पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण से लगा दिया गया है। अब आवश्यक है कि सरकारें उसके ऊपर, भारत सरकार पूरी सक्षम से, हमें उम्मीद है जिस प्रकार से पूरी कुछ 5, 6, 10 छोटा ग्रुप होगा कि जो पूरे विश्व में भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहा है और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है विश्व में कई जगहों से जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। अब आवश्यकता है कि उनको पूरी तरह सुधारा जाए। और मैं कहूंगा कि इनके पूरे पंथ को, सिख पंथ जिसका हम सनातन ऋणी है, पूरा हिंदू समाज ऋणी है, पूरा भारत ऋणी है, क्योंकि वो भी हमारे अंग है। आज अलग तो तथाकथित तौर पर कुछ लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे कुछ रिश्तेदार आज भी जिनके बड़े लड़के को सिख बनाया जा रहा है, सिख बनता है, वो धर्म की रक्षा करने का संकल्प लेता है, लेकिन तथाकथित तौर पर पूरे समाज को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके लिए हमें बहुत व्यापक रूप से इस स्थिति को समझने की आवश्यकता है। यहाँ जिनकी आप ट्रूडो की जिनकी आप फोटो चला रहे हैं, ये वो राजनीतिक जो वास्तविक तौर पर ऐसे लोग हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन जैसे लोगों को पनपते हैं। जो पुन्नू जैसा व्यक्ति जो आपके सामने घूमता फिरता दिखाई दे रहा है, हाँ। ये इन गुंडों को अपने सामने पैदा करते हैं और साथ साथ उनको घुमाते हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण देते हैं। इनमें और वो चौक के जो आतंकवादी गुंडे होते हैं उनमें फर्क क्या है? ये वही स्थिति अपना रहे हैं और उसके कारण से पूरे समाज का नाम बदनाम हो रहा है, भारत का नाम बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस प्रकार की ये भयावह स्थिति आपने सामने दिखाई है कि मंदिर में घुसकर, अरे स्वर्ण मंदिर था, स्वर्ण मंदिर
जिसको समझे स्वर्ण मंदिर जहां दुर्गा जी की प्रतिमा उपस्थित की गई थी। आप सोचो, आपने तो सनातन का ही अपमान कर दिया। जिस धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने समस्त परिवार का समर्पण किया, गुरु तेग बहादुर का शहादत हुई, तमाम 10 गुरुओं के जीवन को समर्पित किया गया, उस शहादत का, उस बलिदान का भी अपमान करते दिखाई दे रहे हैं। आज उसको नहीं पढ़ रहे हैं, राम नाम का विरोध कर रहे हैं, परमात्मा का विरोध कर रहे हैं। तो आज ये भयावह स्थिति है और इसको सुधारने के लिए हम सबको एक आना पड़ेगा। और इसके लिए वो नहीं है कि मतलब हम केवल सिख को गाली देना शुरू कर दें, मुसलमानों को गाली, जो 1984 में कांग्रेस ने किया। नहीं, बिल्कुल यही तो बहुत डेलिकेट ये मामला है, तभी बार बार हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और ये बार बार हम कहते हैं कि भाई सिख तो हमारे भाई हैं, हमारी बिल्कुल जान के करीब है, दिल के करीब हैं वो लोग, इसमें कुछ बात ही नहीं, इसमें कोई भेदभाव भी नहीं है। मंदिर जैसे है, गुरुद्वारा वैसे ही हमारे लिए है, वो पंथ के रूप में हम उसको देखते हैं, हम उसको बिल्कुल अलग नहीं देखते। और खालिद का मतलब तो प्योर होता है, और वो प्योर, वो खालिद आवाज़ आ रही है। नमस्कार जी। अगर खालिस्तानी आतंकवाद को अगर आप थोड़ा डिकोड करने का प्रयास करें, संजीव श्रीवास्तव जी तो बताएंगे, हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आप अगर इसको डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करें, ये खतरा कितना बड़ा है और कितना छोटा है। छोटा की मतलब दूरी जो है वो दिलों की है, या फिर ये बहुत बड़ा नेक्सस है, किस तरीके से इसको डिकोड करने का अगर आप करें, हमारे लिए हेल्प करें तो। देखिए, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की ISI पिछले काफी समय से हमारे खिलाफ परोक्ष युद्ध लड़ रही है। परोक्ष, ठीक। सीधे युद्ध में उनको पता लग गया, 3 युद्ध हमारे से हार चुके हैं। सन 65 में, सन 71 में और कारगिल युद्ध को 3 युद्ध हार चुके हैं। और वो अच्छी तरह जानते हैं भारत एक महान बड़ी शक्ति है, उसके सामने क्लासिकल युद्ध में, जिसको हम क्लासिकल युद्ध बोलते हैं, उसमें वो जीत नहीं सकते आमने सामने लड़ाई में। इसलिए उन्होंने परोक्ष युद्ध शुरू कर दिया है। इसके द्वारा हमारी सांप्रदायिक जो सद्भावना है उसको बर्बाद करना होता है। परोक्ष युद्ध में हमारे देश में तरह तरह की अफवाहें फैला करके जी समाज के अंदर असंतोष पैदा करना होता है, और इस तरह की हरकतें हैं जिनसे हमारा समाज विकसित हो और हमारा देश टूट जाए। तो ये सब कोशिश पाकिस्तान की ISI कर रही है। और इसमें कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण, इस तरह की राजनीति के कारण खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और खालिस्तानियों उस कनाडा के अंदर भारत की हमारे जो सद्भावना है, हिंदू सिख और सब मिलकर के जो एक साथ रहते हैं, जो हमारा जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सांस्कृतिक बॉन्ड है, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। इसकी कोशिश वो 84 से पहले भी कर चुके हैं, जिसमें वो नाकाम रहे हैं, और इस बार भी वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि भारत के जो सिख समाज है वो, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना बहुत उच्च कोटि की है, और वो किसी बहकावे में नहीं आएंगे। बिल्कुल, वो किसी के बहकावे में यहाँ पर नहीं आएंगे और आना भी नहीं चाहिए। और यही मुद्दा है जिसके बारे में हम बार बार प्रयास कर रहे हैं इसको डिकोड करने का, क्योंकि मामला थोड़ा सेंसिटिव है। संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो सेंसिटिव मैं कह रहा हूँ, क्या इनको भी ये बात भली भांति पता है कि भाई एक तो इस्लामिक टेररिज्म है जिसके बारे में हम खोलते जाते हैं, हमें पता है किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, लेकिन इसकी बात जब करते हैं, क्या ये सेंसिटिविटी जो उनको पता है कि भाई ये एक हद तक ही विरोध करेंगे, क्योंकि जहाँ खालिस्तान की बात आती है तो वो खालिस्तान बन जाते हैं, जहाँ उनको अपना एजेंडा चलाना है और जहाँ खुद को बचाने का प्रयास करना है तो फिर वो सिख धर्म की आड़ लेने का प्रयास करते हैं। ये आतंकवादी जैसे पन्नू जैसे लोग हैं, क्योंकि अलग करने का जो प्रयास है उसमें ये मज़हब का, धर्म का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सेंसिटिविटी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और दूसरा प्रश्न ये कि ट्रूडो का प्रेम है या डर भी है खालिस्तानियों का? क्या वहाँ पे वाकई ये खतरा इतना बड़ा, अगर गैंग के रूप में ऑपरेट अगर खालिस्तानी नेटवर्क करे वहाँ पर, तो ट्रूडो को भी तो खतरा हो सकता है, क्या कहेंगे? देखिए शिवम जी, ये जो आतंकी है, इनकी जो पूरी मानसिकता है वो आसुरी है। ये जो है शैतानी शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां। आप आचार्य विक्रमादित्य जी की तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, खुशी सी हो रही है मुझे। चलिए आप आगे बढ़ाइए इसको, आसुरी शक्ति के रूप में आपने बताया। चलिए, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। आचार्य जी ने भी कहा, मैं भी इस बात को मानता हूँ। ये जो आतंकवादी जो सोच होती है, ये आसुरी सोच है, ये शैतानी सोच है। और इस तरीके की जो सोच रखने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके साथ बड़ी ही सख्ती के साथ डील किया जाना चाहिए। जो कि दुर्भाग्य ये है कि कनाडा की सरकार सख्ती तो दूर, ये उनका तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है। और जैसा कि आचार्य विक्रमादित्य जी ने कहा
मैं भी ये मानता हूं कि इस तरीके की जो भी सोच रखने वाले राष्ट्र जो कि आसुरी शक्तियों को, आतंकी शक्तियों को, अतिवादी ताकतों को प्रश्रय और सपोर्ट देने का कार्य करते हैं, वो अपने लिए ही जो है वो चुनौतियां अपने लिए ही बड़े भस्मासुर पालते हैं, और जाहिर है कि ये भस्मासुर उन्हें भी जला सकते हैं। कनाडा इसका एक्सेप्शन नहीं है। आप जानते हैं कि 1985 में इन्हीं खालिस्तान समर्थक जो आतंकी तत्वों ने, बब्बर खालसा नामक आतंकी संगठन ने कनिष्का जो विमान था उसकी बॉम्बिंग की थी, और उसमें की बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसमें सबसे ज्यादा कनाडा के लोग थे, तो कनाडा के नागरिक थे। तो ये जो बहुत ही स्पष्ट है कि ये जो आतंकी तत्व किसी भी राष्ट्र के लिए खतरा है, और जिस तरीके से कनाडा आज वर्तमान समय में इन आतंकियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है, उनकी तुष्टिकरण का काम कर रहा है, और जाहिर है कि जस्टिन ट्रूडो अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो ऐसा करके न सिर्फ अपनी छवि को बिगाड़ रहे हैं, बल्कि कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कनाडा के और भारत के संबंधों को तो उन्होंने बहुत ही नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया ही है, और मैं ये भी कहूंगा कि यदि इसी तरीके की प्रवृत्तियां कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार पे उस पे चलती रही, तो ये जो आतंकी हैं वो कनाडा का भविष्य वैसा ही बनाएंगे जैसा कि आज पाकिस्तान का आप देख रहे हैं। और शिवम जी, जो आपने शुरू में कहा, मैं आपसे भी सहमत हूं कि ये जो अगर कभी कि ये खालिस्तान वगैरह की जो मांग है ये कनाडा के अंदर ही शुरू कर देंगे, और तब ये जस्टिन ट्रूडो की सरकार को और वहां कनाडा के एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आएगा कि अलगाववाद का और अतिवाद का और आतंकवाद को संरक्षण देने का क्या अर्थ होता है। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत ने अपने कठोर आतंकवाद विरोधी रुख की वजह से ये जो खालिस्तान का जो इशू है उसको डेड कर दिया है। ये डेड इशू है, इसको रिवाइव नहीं किया जा सकता। खालिस्तान जैसा कोई भी संकल्पना जो है यहाँ पे संभव नहीं है, और जाहिर है कि इस तरीके के मंसूबे पालने वाले जो चंद मुट्ठी भर जो विदेशों में बैठे हुए पन्नू जैसे और इस तरीके के आतंकी हैं, वो जाहिर है कि उसको ये जो नया भारत सबक सिखाना जानता है। और आप जानते हैं कि आज का ये जो नया भारत है आतंकवाद, अतिवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। हमने कनाडा से लगातार इस बात को कहा है कि आप इन एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, लेकिन कनाडा जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए इनके ऊपर तो कार्रवाई करना दूर, उल्टे वो भारत के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि आतंकी निज्जर की हत्या भारत ने कराई है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो कनाडा की जो सोच है, मैं इसे कहूंगा जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार की जो सोच है उसको मैं ये कहना चाहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपकी सरकार का जो पतन का समय अब आ चुका है, अब आपकी सरकार ये अगला इलेक्शन हारने वाली है, तो भी उन्हें ये लगातार वो गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। और इस तरीके के सरेआम वीडियो जारी करके जिस तरीके से पन्नू नामक जो आतंकी धमकियां दे रहा है, उसके बावजूद भी वहां की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और उल्टे भारत के ऊपर उन्होंने लगातार एक तनाव की स्थिति पैदा कर रखी है। तो ये मैं कहूंगा कि उनका जो पूरा कृत्य है, जो पूरी इनकी कवायद है, उनके लिए विनाशकारी साबित होगा, और वो जो अपनी सरकार को बचाने के लिए सब कर रहे थे उसका उल्टा परिणाम ये होगा कि और हो रहा है। आप देखिए तो जस्टिन ट्रूडो की जो लोकप्रियता लगातार गिरी है, लिबरल पार्टी के अंदर ही जस्टिन ट्रूडो को हटाने की मांग चल रही है, और अब तो वहां के जो पड़ोसी राष्ट्र में ये बदलाव तो बिल्कुल जो बदलाव तो आया था, लेकिन अब हिंदू भी इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो सोच रहा है। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के बारे में आप भी जानते होंगे, उसका भी आयोजन पिछले वर्ष हुआ था। तो ऐसे कई फोरम हैं जहां पर सोच विचार किया जा रहा है भाई कैसे इन चीज़ों से निपटा जाए। क्या अब सनातनी कहना एक बात है कि भाई जितने हमारे धर्मगुरु हैं, साधु संत हैं, वो एक हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कोई एक मिला जुला संगठनात्मक शेप में, अगर उसी रूप में कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है कि भाई ब्रैम्पटन में बैठा हुआ हिंदू भाई भी अगर मंदिर जाना चाहे, अगर उसको पूजा पाठ करनी है, उसको कोई परेशानी हो, तो हिंदू क्या उतने संगठित हो पाए हैं कि अमेरिका का हिंदू हो चाहे बांग्लादेश का हिंदू हो? क्योंकि मुसलमान की बात की जाए, ईसाई की बात की जाए, तो इनका तो पूरा एक नेटवर्क है भाई, पोप से लेकर नीचे तक उनकी पूरी चेन बनी होती है। मुसलमानों में भी पूरा नेटवर्क बना होता है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में, सनातन के परिप्रेक्ष्य में, हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ हो रहा है आज, जिसके बारे में आप जानकारी रखते हैं? तो देखिए, प्रयास तो किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखें बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति मची, उसके बाद सारे के सारे लोग बाहर आए और उन्होंने एक साथ प्रदर्शन किया, एकता। योगी जी ने कहा ना, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो बात है ना, वो हम बटे पड़े हैं विशेष तौर पर। इसका मूल कारण हमें समझना पड़ेगा है क्या। सबसे पहले हम समझे
हम जिस देश में रहते हैं उसका संविधान किस प्रकार से रचा गया, उसका मूल कहां से आया। हम अंग्रेजों ने इस बात को पहले समझ लिया था और हमारे सिस्टम के अंदर विशेष तौर पर समझे कि अंग्रेजों की पॉलिसीज को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया। जो इस देश के अंदर सोचे सबसे बड़ी समस्या, अगर हम सिखों की समस्या लेके चले कि सिख पंथ की समस्या कैसे आई, सिख सनातन के अभिन्न अंग रहे, जैन सनातन के अभिन्न अंग रहे। हमारे यहाँ सनातन के 5 उपांग माने गए, 5 उपांग माने गए। ये बात कीजिएगा, सिख, जैन, बौद्ध, आर्य समाज और सनातन, ये 5 उपांग है। अब क्या हुआ, पॉलिटिकल सिनेरियो इस प्रकार के बन गए कि हर एक को लाभ दिखाई दिया कि हम सेपरेट अपना धर्म, अपना रिलीजन, पंथ को रिलीजन के तौर में कन्वर्ट करने का जो मतलब एक जहर बोल दिया गया कि हम सेपरेट आ जाएंगे तो हमें माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा, हम माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा तो हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये जो राजनीतिक जो स्वार्थ का एक गोली शुरू हुई और विशेष तौर पर 1947 से इस प्रकार का पदार्पण किया गया राजनीतिक सोच। उस टाइम पर, आजादी के टाइम पर आप सोचे कि हम अपने जो हम पर राज कर रहे थे, हमारे को दास बनाने की जरूरत रखा हुआ था, हम उनके अधीन थे। उन लोगों को हमने कॉपी किया, हमने उसको अपना वासराय जो वासराय था उसको हमने देश का पहला वो बना दिया, तो हमने उसके आगे समर्पण कर दिया कि उनकी जो नीति थी, विभाजन डिवाइड जो नीति थी, उसी को हमने एज फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। तो मूल की गलत हो गया। अब जब तक हम एक नहीं होंगे, उसके बाद क्या हुआ, इस देश के अंदर मूल जिस प्रकार से आरंभ हुआ तो हर जगह उसी प्रकार के स्वार्थी लोग तत्व हो गए, पंथ, कास्ट, रिलीजन, ये वो, जिस प्रकार से आप समझे इतना बढ़िया देश आगे बढ़ने की जो राजनीतिक सोच की थी, एक होके लगे थे। और उसके बाद ऐसी स्थिति ध्यान लाने के लिए राजनीतिक स्वार्थ नेताओं को क्या हो सकता है, पूछ बनाने की जो नेतागिरी शुरू हुई है कि मैं एक नया कहूंगा, तुमको ये दिखा दूंगा, तुमको ये दिलवा दूंगा, हमारा ये स्टेटस हो जाएगा, और उसी कारण से लोग बहते चले जा रहे हैं। इस समस्या को ठीक करने के लिए आप समझें कि जो लोग जो बाहर बैठे हैं, जब तक इनकी पूरी तरह नसबंदी नहीं की जाएगी, इनके बहुत सारे संबंध आज भी भारत के अंदर विद्यमान है, लेकिन आज हमारी सरकारें कुछ ऐसी है, देखिए जो उनके साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं। राजनीतिक संरक्षण आपको याद होगा किस प्रकार के दिल्ली में सरकार है और उनके लोग किस प्रकार से बैठ के खाना खा रहे हैं, उनकी सत्य सामने आया, उनका सत्य सामने आया। और तो सोचो कि पंजाब के बहुत सारे लीडर्स इस प्रकार के हैं कि जो उन्हीं का दिया हुआ खा रहे हैं, उन्हीं के साथ मिलकर पैसे आ रहे हैं, उनके सब सारी फंडिंग उनकी ऐसे हो रही है। जब तक इनके हिमायती, आप इस बात को तो समझना पड़ेगा कि जब तक हिमायती आपके रहेंगे हर जगह में, तो हिमायती जो है वो देश को तोड़ने का काम करते हैं। विभाजनकारी लोगों के जो हिमायती है, उनके जो हिमायती हैं, उनकी पूरी तरह से आज आवश्यकता है कि एक बार तो आपको कठोराघात करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जो अंग सड़ जाता है उसको काटने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। जब तक काटेंगे नहीं आप, तब तक काट के उसको अलग नहीं करेंगे, तब तक नहीं। इनको पनपने नहीं देना पड़ेगा। आज एक बात, किसी न किसी को तो बलिदान होना पड़ेगा, ये बात स्वीकार कर, बिना बलिदान करे कुछ नहीं होगा, किसी न किसी को तो बलिदान होना पड़ेगा। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जो बैठे, उन पर विश्वास करना पड़ेगा। उनकी नीति है, उन्होंने कुछ ना कुछ एजेंडा बना रखा होगा, बिल्कुल आप एक बात समझे। लेकिन हम बाकी लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, हम अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहे हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए, चाहे किसी भी पंथ में, बाबा है चाहे महात्मा है, वो अपने स्वार्थ के लिए आलोचना करेंगे, खंडन करेंगे, वहां तक सीमित रह जाएंगे तो बात नहीं। एक पूरा कोई सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा ना। आचार्य विक्रमादित्य जी, शिवम जी, एक पुरानी कहावत है, भय बिन होए ना प्रीत। बिना भय के तो प्रीत होगी नहीं, और भय के बिना तो एक्शन जब तक होगा नहीं, और जब तक ऐसे लोगों को जिस प्रकार से मैं कहूंगा साफ नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ होगा नहीं। अब ये न प्रकार साफ करने की आवश्यकता है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सारी कूटनीतिक कार्य होते हैं, और बहुत सारी कूटनीति के द्वारा इस प्रकार से एक लोगों को साफ करना बहुत जरूरी है। और सरकारें चाहे चाहकर या ना चाहकर, या बहुत सारे संगठनात्मक तौर पर ऐसे लोगों को साफ करना ही एक रास्ता है। और जब तक साफ नहीं किया जाए, गंदगी को साफ करना, मैंने काटने की बात है, जब तक काटोगे नहीं तब तक ये होगा नहीं। इन ऐसे लोगों को काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सुधरने वाले है नहीं ये लोग। इनको जिस प्रकार का मुंह में फूल लगा हुआ है, ये आदमखोर हो चुके हैं। ये आदमखोर हो चुके हैं, साफ साफ समझ में आना चाहिए कि आदमखोर लोग हैं, और इनके जितने संरक्षण देने वाले लोग हैं उन पर भी एक्शन होना चाहिए। सरकारी प्रूफ है, सब कुछ है, कौन कहां बैठा हुआ है, एनआईए के अंदर रिपोर्ट है, एनआईए के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के तथ्य उपस्थित किए हैं। जो लोग यहाँ राजनीतिक संरक्षण इनको दे रहे हैं, चाहे वो राजनीति में बैठे हुए कितने भी शिकस्त अवस्था पे लोग हैं, उनके खिलाफ कार्य होना चाहिए। लेकिन है कुछ बाध्यताएं, लेकिन साफ जरूर होंगे। भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल है, तो उसको करने के लिए कुछ आवश्यकता है, कार्य करने के लिए। जैसा भगवान राम ने भय बिन होए ना प्रीत ने कहा है, तो नहीं होगा। बिल्कुल, भय बिन होए ना प्रीत, ये बात तो बिल्कुल सच है। सत्य शिवदान जी, मैं आपसे अगर पूछूं तो क्या डिप्लोमेसी का रास्ता
ठीक है, ऐसे ही काम चलना चाहिए, या फिर जिस तरीके से आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों को तो हटाना पड़ेगा, कुछ लोगों से निजात जो है वो पानी पड़ेगी, तभी जाके आगे ये जो हमारी सुरक्षा देने की या फिर आंख में आंख डाल के देखने वाली जो बात है वो सत्य होगी। क्योंकि ऐसे ही अगर खालिस्तानी चरमपंथी वहाँ पर सरकार में मजबूत पकड़ बनाकर रखेंगे तो हिंदुओं का तो जीना मुश्किल हो जाएगा, और ये धीरे धीरे फिर आर्थिक दृष्टिकोण से भी हावी हो जाता है, रहने के लिए भी हावी हो जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि भारत में इनका कोई समर्थक नहीं है, कोई सिख समाज में इनका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। सिख पहले भी भारतीयता की भावना से भरे हुए थे, अभी भारतीयता भावना से भरे हुए हैं। नहीं शिवदान जी, मतलब आचार्य जी का ये नहीं कि समर्थक जो है सिखों को नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे लोग। आचार्य जी एक लाइन में उनको हाँ राजनीतिक दलों की जो आप बात कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ, हाँ, तो ये तो हर बात में इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं जिससे इनको वोट बैंक की कुछ सहारा मिले। आपको याद होगा भारत में घुसपैठियों तक की मदद हमारे कुछ राजनीतिक दल करते हैं इस सोच में कि शायद उन्हें अल्पसंख्यकों का वोट मिल जाए। इसके कारण अभी जो झारखंड में इलेक्शन हुए हैं वहां पर सरप्राइजिंग डाटा आए हैं कि जहां पर आदिवासी 1951 में 41% थे, आज वो घट के केवल 9% रह गए, क्योंकि जो बांग्लादेश के जो वो है शरणार्थी या जो घुसपैठिए हैं उन्होंने वहां की पॉपुलेशन पर कब्जा कर लिया है। इसी प्रकार से यदि फिर भी हमारे कुछ राजनीतिक दल इस तरह की गतिविधियों की को सहारा देते हैं और भारत को एक प्रकार से विघटन करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन पर हमारी भारतीय जनता अब ने विश्वास करना छोड़ दिया है और मोदी जी को समर्थन देकर उन्हें सिद्ध कर दिया है कि वो राष्ट्रीयता के साथ हैं। इस मामले में सबसे बड़ा जो एक्शन भारत का होना चाहिए डिप्लोमेटिक चैनल से होना चाहिए। जिस प्रकार पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ की ग्रे सूची में डाला हुआ है, उसी प्रकार से आतंकवाद को समर्थन देने के लिए कनाडा की सरकार को भी ग्रे सूची में डालने के लिए प्रयास भारत को करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा विश्व की महाशक्तियों जिनमें अमेरिका, रूस और चीन को ये बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार बिल्कुल कनाडा बिल्कुल की सरकार आतंकवादियों को सहारा दे रही है, जिसके कारण भारत में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आवाज उठाई जानी चाहिए और इनको कनाडा सरकार को महसूस कराया जाना चाहिए कि आपकी यह हरकत आपको विश्व में अलग थलग कर देगी, जिसके कारण अगले इलेक्शन में ट्रूडो को वहां की जनता वोट नहीं दे और कनाडा में एक ऐसी सरकार आए जो धर्मनिरपेक्ष हो और इस तरह की गतिविधियों में अपने आप को न डाले। बिल्कुल ठीक है शिवदान जी, आपने जिस तरीके समझाया। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि अमेरिका का जिक्र इन्होंने किया, तो इससे अब जब ट्रंप कहते हैं कि भाई वो हिंदुओं के बारे में सोचेंगे, उनको प्रेम है, अच्छा लगता है, सारी बातें, बांग्लादेश की हिंसा की अभी चर्चा जो थी उन्होंने तब करी थी, उनके आने से कुछ बदलाव होगा? क्योंकि जब कनाडा की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं पन्नू, तो यूएस में ही बताया जाता है, एक लॉयर जो यूएस में, हालांकि लोकेशन चेंज वो कर सकता है। अब उनके आने के बाद क्या हिंदुओं की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा या फिर ये केवल स्टेटमेंट्स है? देखिए, मुझे इस बात की आशा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि आतंकवाद, अतिवाद के ऊपर कठोर रुख रखने के लिए जाने जाते हैं, वो ये जो कनाडा में चल रही जो हिंदू विरोधी गतिविधियां हैं उसका भी गहरा संज्ञान लेंगे और कनाडा की सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डालेंगे कि वो इन एंटी इंडिया, एंटी हिंदू एक्टिविटीज करने वाले तत्वों पर कार्रवाई करे। और अभी हमने ये देखा था कि जब जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप की जो विजय के बाद अपने रुख में बदलाव करते हुए, एक यू टर्न लेते हुए इस बात को एक सभा में स्वीकार कर लिया कि हाँ, कनाडा में खालिस्तान जो है, खालिस्तान समर्थक जो एलिमेंट्स, आतंकी तत्व है, वो मौजूद है। और अब जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके के जो पोस्चरिंग कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि पलटी मार रहे हैं, पलटी वो हाँ जी बिल्कुल, वो अवसरवादी है, सत्ता लोलुप तो है ही, और साथ ही साथ अब उनके ऊपर जो दबाव बढ़ता जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार अपने पिछले कार्यकाल के दौरान जो जस्टिन ट्रूडो को
फार लेफ्ट लुनाटिक जैसा शब्द इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि ये घोर वामपंथी हैं और घोर वामपंथी मानसिकता के साथ ये काम करते हैं और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है कि ऐसे जस्टिन ट्रूडो के साथ उनके संबंध बड़े तनावग्रस्त रहे। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि अब कनाडा के ऊपर इस बात का भारी दबाव होगा। भारत का तो दबाव है ही, अमेरिका का भी दबाव बनेगा और उसका परिणाम भी जो दिखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने कहा, जैसे आपने कहा वो पलटी मार रहे हैं, वास्तव में यू टर्न कर रहे हैं और आप देखना होगा कि आगे इसका क्या रुख रहता है। लेकिन भारत का और अमेरिका का दबाव निसंदेह अब कनाडा के ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी का करना चाहूंगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, जिस तरीके से आपने अपनी बात को रखा, शिवदान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और संजीव श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, और आने वाली पीढ़ी ज़रूर इस बात पर ध्यान देगी कि हम लोगों ने क्या किया जब ऐसी घटनाएं हो रही थी। क्या हम चुपचाप बैठे रहे, मूक दर्शक बन के बैठे रहे, या हमने कोई कदम उठाया? अगर कदम उठाया तो आने वाली पीढ़ी गौरवान्वित होगी, उनको गर्व होगा आप पे और हम पर। चलिए इसी मैसेज के साथ, संदेश के साथ छोड़ के जाता हूं आपको। मैं शिवम दत्त मेहता। आज्ञा दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को, हम सभी की तरफ से आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।